नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई शिवानंद मोघा। आज आपको इस क्लिप के माध्यम से ले चलते हैं रवा राजपूतों की जाति व्यवस्था, गोत्र व उपनाम की ओर। प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू समाज में बहुत से विभाजन और उपविभाग रहे हैं। हमारी वास्तविक पहचान क्या है, ये जानने के लिए नीचे हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। मूल रूप से भारत की पूरी आबादी को उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, किसान और व्यापारी, शूद्र, नौकर। हम क्षत्रिय नहीं हैं, वर्तमान क्षत्रिय भारतीय सैनिक हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और अधिक से अधिक नौकरियां सामने आई, वर्णों का एक और उप विभाजन जाति में हुआ। उन जातियों के कुछ उदाहरण हैं: धोबी, नाई, धीमा आदि। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले और सभी मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाले क्षत्रिय परिवारों को कुल कहा जाने लगा। 36 कुलों का निर्धारण किया गया और इन सभी को राजपूत नामक एक नई जाति में समूहित किया गया। इनमें से केवल 6 कुलों के सदस्य ही रवा राजपूत नामक पृथक उपसमूह का हिस्सा बने। क्षत्रिय कुलों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया था कि वे किसकी पूजा करते हैं। मूल रूप से केवल 2 श्रेणियां हुआ करती थीं: सूर्यवंशी, सूर्य के उपासक; चंद्रवंशी, चंद्रमा के उपासक। बाद में कुछ अन्य वंश जैसे अग्निवंश, ऋषिवंश और नागवंश भी बनाए गए। जब भी कुल में एक महान राजा का जन्म हुआ तो उसके या उसके पुत्रों के नाम पर शाखाएं बनाई गई। जब ये शाखाएं काफी बड़ी हो गईं, तो वे खोंप में विभाजित हो गईं। और अंत में जब वे खांप भी काफी बड़े हो गए तो वे आगे नाक में बंट गए। ठीक से समझने के लिए गंधर्वों का उदाहरण लेते हैं। तंवर कुल में एक महान राजा अनंगपाल तंवर का जन्म हुआ, जो मध्य प्रदेश के तंवरघर क्षेत्र से हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में गए और अपनी राजधानी अनंगपुर के साथ वहां अपना राज्य स्थापित किया। अनंगपाल के प्रत्येक पुत्र के नाम पर शाखाएं बनी। अनंगपाल के पुत्रों में से एक सोमपाल था, जिसके नाम पर तंवर की सुमाल, सोम शाखा का नाम रखा गया था। तत्पश्चात सोमपाल के प्रत्येक पुत्र के नाम पर खाप बनाए गए। सोमपाल के पुत्रों में से एक गणेश दत्त थे, जिनके नाम पर गंधर्व खोंप का नाम रखा गया। गंधर्व खान पर छोटा था, इसलिए इसे आगे नाकों में विभाजित नहीं किया गया था। राजपूतों में 2 सबसे आम उपनाम और उनका उपयोग क्यों किया जाता है। सिंह। सबसे पहले यह उपनाम इस विचार से आया कि शेर जंगल का राजा है और राजपूत उनके राज्य के राजा थे, इसलिए राजपूतों ने इस उपनाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। दूसरे, प्रत्येक राजपूत कुल की एक कुलदेवी थी जिसकी वे पूजा करते थे। उस कुलदेवी को दुर्गा का ही एक रूप माना जाता था। जैसे दुर्गा के चरणों में सिंह रहता था, इसलिए अपनी कुलदेवी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राजपूतों ने इस उपनाम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वर्मा। यह उपनाम संस्कृत शब्द वर्मन से आया है, जिसका अर्थ शील्ड होता है। इसका अर्थ यह था कि इस उपनाम वाले व्यक्ति ने ढाल की तरह अपने लोगों की रक्षा की। यद्यपि यह क्षत्रिय के उपयोग के लिए था, फिर भी यह उपनाम सिंह के रूप में लोकप्रिय नहीं हुआ। अब मैं कुछ उपाधियों का उल्लेख करूंगा जो एक विशेष क्षेत्र के शासकों को दी गई थी। सम्राट। वे एक पूर्ण साम्राज्य का शासन करते थे। चक्रवर्ती सम्राट वह सम्राट था जिसके रथ का पहिया, चक्र, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बिना किसी रुकावट के घूम सकता था। राजा, राणा, राय, रॉय, राव, राव, रावत, रावल, ये सभी आमतौर पर एक राज्य या सामंत राज्य पर शासन करते थे। एक शक्तिशाली राजा, राणा को महाराजा, महाराणा कहा जाता था, जबकि एक राजा के पुत्र को राजकुमार कहा जाता था। ठाकुर, ठिकानेदार, वे अपने ठिकाने पर शासन करते थे। ठाकुर के पुत्र के पास कुमार, कोंवर की उपाधि हुआ करती थी, जबकि पोते के पास भंवर की उपाधि थी। चौधरी, वे अपने गांव पर शासन करते थे। भारत को आजादी मिलने पर इन राजाओं, ठाकुरों, कुमारों, चौधरी ने भारत सरकार के पक्ष में अपनी सत्ता छोड़ दी। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इन उपाधियों का उपयोग जारी रखते हैं, क्योंकि यह उनके लिए गर्व की बात है और यह उपाधि उनके महान अतीत के बारे में बताती है। समस्या यह है कि जिस तरह से इन शीर्षकों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। सबसे पहले, ये शीर्षक हैं और नाम से पहले इस्तेमाल किए जाने चाहिए, नाम के बाद नहीं। दूसरे, इन उपाधियों का उपयोग केवल परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है, पूरे परिवार द्वारा नहीं। ये उपाधियां उनकी मृत्यु के बाद परिवार के मुखिया के सबसे बड़े बेटे को हस्तांतरित कर दी जाती है।
उदाहरण के लिए, जब तक कोई ठाकुर जीवित है तब तक उसका पुत्र स्वयं को ठाकुर नहीं कह सकता, वो केवल स्वयं को कंवर कह सकता है। कुछ अन्य उपाधियां जिनके साथ कुछ कर्तव्य जुड़े थे वे इस प्रकार हैं। जमींदार, जागीरदार और जेलदार वे मुस्लिम बादशाहों के लिए एक सेना बनाकर और उनके लिए कर वसूल कर उनकी सेवा करते थे। नंबरदार, लंबरदार वे अंग्रेजों की ओर से कर वसूल करते थे। सरपंच, प्रधान इन उपाधियों का उपयोग आमतौर पर ग्रामीणों द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए किया जाता है। कुछ लोग अभी भी खुद को इन उपाधियों के साथ संदर्भित करना पसंद करते हैं और यहां तक कि उन्हें उपनाम के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेजों के लिए कर नहीं जमा कर रहे हैं या पंचायत के मुखिया के रूप में नहीं चुने गए हैं तो नंबरदार या प्रधान जैसे उपनामों का उपयोग करने का क्या मतलब है। अंत में मैं समझाना चाहूंगा कि क्षत्रिय का गोत्र क्या है। राजपूत कुलों के बच्चे गुरुकुल में एक ब्राह्मण गुरु से पढ़ते थे। माना जाता है कि सभी ब्राह्मण आदिक्लिन सप्तर्षि के वंशज हैं। एक विशेष सप्तर्षि के सभी ब्राह्मण वंशज उस सप्तर्षि के नाम को अपना गोत्र मानते थे और सभी राजपूत कुल सदस्य अपने ब्राह्मण गुरु के गोत्र को अपने गोत्र के रूप में अपनाते थे। कुछ मामलों में एक कुल के एक से अधिक गोत्र हो सकते हैं क्योंकि कुल के कुछ बच्चों ने एक विशेष गुरु से अध्ययन किया होगा जबकि कुल के अन्य बच्चों ने एक अलग गुरु से अध्ययन किया होगा। क्षत्रियों में यह सिद्धांत है कि एक ही गोत्र के दो लोगों का विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ही गुरु से पढ़ने वाले बच्चों को भाई बहन माना जाता था। लेकिन यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दो अलग अलग कुलों का एक ही गोत्र हो सकता है लेकिन वे वास्तव में सगे भाई बहन नहीं हैं और अंतर्विवाह कर सकते हैं। हमारे समुदाय के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह जांचना है कि कहीं हम अपने ही कुल में शादी तो नहीं कर रहे हैं। सभी कुल सदस्य हमारे भाई बहन हैं और हमारा एक समान पूर्वज रहा है। हमारे समुदाय के बहुत से लोग कुल की शाखाओं, खोंपों, नाकों को गोत्र मानते हैं, तो इससे एक ही कुल में शादी के चांस बढ़ जाते हैं। इससे संतानों में अक्षमता आएगी और हमारे समुदाय का समग्र पतन हो जाएगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि नीचे दी गई सूची से जांच लें कि उनकी शाखा किस कुल से संबंधित है। सूर्यवंश, गहलोत, गोत्र वैश्वपान, गहलोत, आहार, आहारयान, बालियान व ढाकियान कुशवाहा, गोत्र मानव या मनु, कुशवाहा, देशवाल, कौशिक व करकच। चंद्रवंश, तंवर, गोत्र व्यास, तंवर, सूर्यान, भरभानिया, माल्यान, सुमाल, बहुए, रोझे, रोलियान, चौबियान, खोसे, छनकटे, चौधरान, ठाकुरान, पाथरान, गंधर्व, कटोच, बीबे, पांडु, झब्बे, झपाल, संसारिया, चंसारिया, कपासिया, दैरवार, जिनवार, काकतीय, लाकियान, लारखे, टिब्बल व मोघा। यदुवंशी, गोत्र अत्रि, यदु, पातलान, खारिया, इंदोरिया, छोकर, छोछर व माहियान, मंझोले। अग्निवंश, चौहान, गोत्र वत्स, चौहान, खारी, खैर, चंचल, कटारिया, बुयान, बाड़ियान, बाढ़ियान, गरुड़ या गरेड, कन्हेडा, कान्हा, धारिया, दाहिवाल, गांगियान, सहचरान, सच्चरान व माकल, माकड, भाकड, बाकर। पनवार, गोत्र वशिष्ठ, पनवार, टोंडक, ओजलान, डाहरिया, उदियान, उडियान, किरणपाल व भतेड़े। एक ही कुल में शादी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये जान लें कि आप और आप जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं वो किस कुल के हैं। आपको अपने रिश्तेदारों से भी कहना चाहिए कि कोई भी शादी तय करने से पहले इसकी जांच कर लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मध्य नाम के रूप में क्या उपयोग करते हैं, सिंह, वर्मा, राणा, कुमार, चौधरी, आपका गोत्र, आपकी शाखा, राजपूत, रवा राजपूत, लेकिन आपको अपने नाम के अंत में अपना कुल जोड़ना शुरू करना चाहिए ताकि किसी को भी आपके नाम से आपकी उत्पत्ति व इतिहास का पता चल सके। यह छोटा कदम समग्र रूप से हमारे समुदाय के लिए एक बड़ी पहल होगी। मैं शिवानंद मोघा, राघव सिंह जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समाज को बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करवाई। दोस्तों, अगर आपको क्लिप अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी सभी वीडियो आपके पास रेगुलर आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लिप के साथ।